केमिकल प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। अब मतलब बोला था कि दो प्रॉपर्टीज सिर्फ होती हैं, उसी के बारे में पढ़ना है ना मेनली। पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। लिखो। फिजिकल प्रॉपर्टी में ये बताओ, ईथर, दो ईथर के बीच में किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? वंडरवॉल। तो ईथर जो होते हैं वो पोलर होते हैं, ये पता है ना। तो बेंड शेप होता है, तो चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, दोनों ही क्या होंगे? पोलर। अब पोलर मॉलिक्यूल होंगे तो उनके बीच में किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? डाइपोल डाइपोल। अब डाइपोल डाइपोल लगेगा तो ऑब्वियसली जिनमें वंडरवॉल लग रहा है उससे इसका इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी उससे इसका कम हो जाएगा। ठीक है, देखो। ड्यू टू डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ड्यू टू डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, melting point and boiling point of ethers are are higher than alkane, alkene, alkyne, alkane, alkene, alkyne, but lower than that of alkyl halide, alcohol, and phenol। अभी तक जितना पढ़ाया है उसी का बता रहे हैं, एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन से नहीं बता रहे। ठीक है। बाकी बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? मॉलिकुलर मास, ब्रांचिंग और सिमेट्री पे। मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? मॉलिकुलर मास, सिमेट्री और ब्रांचिंग पे। ये हर जगह रहेगा। ठीक है, तो अलग से लिखवाने की जरूरत नहीं है। लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी है जो तुम्हें जानना है, पहला है हाइड्रोलिसिस। अगर मैं ईथर में पानी डालता हूँ एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? दो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो। ठीक है। सिमेट्रिकल होगा तो एक ही अल्कोहल बनेगा, अनसिमेट्रिकल होगा दो अल्कोहल बनेगा। ये समझ में आ रहा है? बताऊँ कैसे होता? कोई बॉन्ड तोड़ लो, है ना, ये वाला बॉन्ड तोड़ो, तो इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस के साथ जोड़ना, अपने आप से बन जाएगा। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मैंने तुम्हें बताया था कि ये रिएक्शन याद करना है। वो है PCl3 के साथ रिएक्शन, PCl5 के साथ रिएक्शन, SOCl2 और SO2Cl2 के साथ रिएक्शन। जल्दी करो, ये वाला तो अपने मन से करो।
कर लिया होगा, ये वाला किया ना बे। देखो तो PCl3 जब भी रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, H3PO3। पर इसके लिए 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन चाहिए। इसमें हाइड्रोजन है कि नहीं है, अब है कि नहीं है। PCl3 के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं। पर PCl5 के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, POCl3। ये तो पता है ना। इसमें क्या बनेगा पे, SO2, और यहाँ क्या बनेगा, SO3। ठीक है। अब यहाँ देख, POCl3 निकालेंगे तो यहाँ से एक ऑक्सीजन गैप होगा और यहाँ से 3 क्लोरीन, तो यहाँ कितना क्लोरीन बच जाएगा, 2 क्लोरीन, और एक R बचेगा और एक R डैश बचेगा। क्या बनाना चाहते हो, RCl प्लस R डैश Cl। और यही चीज़ हर जगह यहाँ पे नीचे बनेगी। अगर तुम अपने मन से बनाए होगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो यही बनेगा, नहीं तो तुम याद भी कर सकते। ठीक है, छापो। फ्राइडे। तुम्हारे में ही तो लगती है, लगी हुई है यार क्लास। CAT सर तुम लोग को पढ़ा रहे हैं ना। अरे आनंद तिवारी सर पढ़ा रहे हैं कि नहीं तुम लोग, पढ़ा रहे हैं ना। वो तो खैर पढ़ाई रहे हैं, तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। पढ़ लो, मे भी शायद अगले हफ्ते से वो भी ना आए पढ़ाने, मे भी। क्या, कितना बच मतलब क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, मतलब आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल उनको बोलता हूँ बायोमॉलिक्यूल पढ़ा दे फिर, पढ़ लेना उनसे। क्या मैसेज करते थे सुबह सुबह। ठीक है, एक जो केमिकल प्रॉपर्टी है जो कि ईथर की है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है रिएक्शन विथ HI। लिखो। और इसमें 4 कंडीशन आती है। पहली कंडीशन है ईथर के बेसिस पे, ईथर सिमेट्रिकल होगा या अनसिमेट्रिकल होगा इस पे। और HI
वन मोल लिए हैं या एक्सेस लिए हैं उसके ऊपर। तो पहले ध्यान से फॉलो करना, उसके बाद छापना, ठीक है। तो ये कैसा है, ईथर है, सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल? हाँ, सिमेट्रिकल है। अगर इसका एच आई के साथ रिएक्शन कराता हूँ, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कहीं से भी बॉन्ड तोड़ो, एक जगह प्लस एक जगह माइनस आएगा, और प्लस को माइनस, माइनस को प्लस के साथ जोड़ोगे अपने मन से, आर आई और आर ओ एच बनेगा। ये दिखाई दे रहा है, और दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ से तोड़ दो, तो ओ पे माइनस आएगा, एच पे प्लस, तो आर ओ एच बन जाएगा, और आर पे प्लस आएगा, आई पे माइनस, आर आई बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक मोल के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो आर आई और आर ओ एच का फॉर्मेशन हो। पर अगर मैं एक्सेस में रिएक्शन कराता हूँ, एच आई बहुत ज़्यादा है, एक्सेस में रिएक्शन कराता हूँ तो तुम्हें पता है कि आर ओ एच फिर से किससे रिएक्ट कर लेता है, इससे, और क्या बनाता है, आर आई बनाता है, पता ना भाई। अगर एक मोल होगा तो आर आई और आर ओ एच बनेगा, और अगर एक्सेस में होगा, या दो मोल बोल लो, तो ऐसी सिचुएशन में दोनों ही आर आई का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना भाई? यही बनेगा। अनसिमेट्रिकल देख लेते, अनसिमेट्रिकल होगा और एच आई के साथ रिएक्शन करा रहा, ठीक है, कहीं से भी बॉन्ड तोड़ो, यहाँ से तोड़ो, ये क्या बनेगा, आर आई और आर डैश ओ एच। पर अगर यहाँ से तोड़ोगे तो ये क्या बनेगा, आर डैश आई और आर ओ एच, यही बनेगा, यही बन रहा ना। एच आई के साथ अगर फिर से, अगर एक्सेस में एच आई हो, तो एच आई के साथ रिएक्शन करा के ये आर डैश आई और ये आर आई बनाएगा। इसका मतलब ये है, अगर अनसिमेट्रिकल ईथर हो और एक्सेस ऑफ एच आई लिए हो, तो ऐसी सिचुएशन में आर आई, आर डैश आई और एच टू ओ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दिखाई दे रहा है? छाप लो।
कर लिया होगा। देखो, जब न सिमेट्रिकल है और 1 मोल है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिमेट्रिकल है और एक्सेस में है तब भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अनसिमेट्रिकल है और एक्सेस में है तब भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेनली जब दिक्कत क्या होती है, अपने को प्रोडक्ट पहचानने में इसी केस में दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पर कितने तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं बे? 2 तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। जब अनसिमेट्रिकल होगा और 1 मोल एचआई होगा तभी डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं। और जब भी 2 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं तो अपने को क्या करना पड़ता है, ये बताना पड़ता है कि भैया कौन सा मेजर हो। ठीक है। और मैं तुम्हें बताऊं, एग्जाम में मेनली ज़्यादातर 90% केस में, नीट के एग्जाम में 90% केस में सिर्फ इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन आता है। तो ये वाला पोर्शन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। लिखो मैकेनिज्म, और इसको सिर्फ मैकेनिज्म से कर सकते हो। तो जैसे ही कोई अनसिमेट्रिकल ईथर है, ध्यान से देखना, ये एच आई रिएक्ट करता है तो इसके ऊपर कौन अटैक करेगा? H प्लस। ठीक है। अब H प्लस अटैक करेगा तो H प्लस कैसे अटैक करता है पता है ना? ये H प्लस जाएगा यहाँ इसके ऊपर ऐसे अटैक कर, ये बनेगा। यही बना। अब यहाँ के बाद से 2 तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करती है। एक होता है SN1 और दूसरा होता है SN2। ये दोनों ही अभी SN1 बना रखा हूँ, देखो ध्यान से। तो अगर SN1 होगा तो पहले क्या होगा, लिविंग ग्रुप छोड़ के जाएगा, बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है। तो मान ले कि मैं ये वाला बॉन्ड इधर तोड़ता हूँ, तो ये क्या बनेगा? ROH। और यहाँ क्या बनेगा? R डैश प्लस। यही बनेगा। और अगर मैं इधर से तोड़ता हूँ तो यहाँ क्या बनेगा? R डैश OH और R प्लस। यही बनेगा। तो SN1 मैकेनिज्म में दोनों में से किसी भी साइड से तोड़ो, ये दोनों ही कार्बोकेटायन बनेंगे। अगर अपने पास ऑप्शन है कि मैं ये वाला कार्बोकेटायन बनाऊं या मैं नीचे वाला कार्बोकेटायन बनाऊं, तो मैं कौन सा कार्बोकेटायन बनाऊंगा? जो ज़्यादा स्टेबल होगा। और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पहचानने आती है तुम्हें? ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर जो भी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा वही बनेगा, और I माइनस उसके ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ पे R डैश I का फॉर्मेशन होगा और इस केस में RI का फॉर्मेशन होगा, जहां भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है। पर दूसरा मैकेनिज्म होता है SN2। SN2 में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा भाई? कार्बोकेटायन फॉर्मेशन नहीं हो तो इसमें I माइनस पहले ही अटैक कर देगा। तो अगर I माइनस पहले अटैक करता है और यहाँ अटैक करता है, तो ऐसी सिचुएशन में ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और किसका फॉर्मेशन होगा तुरंत ही? ROH और R डैश I का। लेकिन I माइनस अगर यहाँ अटैक करता है तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, और ऐसी सिचुएशन में R डैश OH और RI का फॉर्मेशन देख रहा है। और SN2 के केस में I माइनस कहाँ अटैक करेगा? दोनों जगह, पर कहाँ ज्यादा अटैक करेगा वे? जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो, कम। समझ में आता है? तो I माइनस वहाँ अटैक करेगा जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। और अगर SN1 से करा रहे हैं तो ऐसे बॉन्ड टूटेगा और पॉजिटिव चार्ज वहाँ आएगा जहाँ पे कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल। ठीक है। तो कुल मिला के अपने को बस ये पता करना जरूरी है कि रिएक्शन SN1 हो रही है या SN2। क्योंकि अगर तुम ये नहीं पता करते हो कि SN1 हो रहा है या SN2, ये गलत पता करते हो, ऐसे में प्रोडक्ट गलत होने की पॉसिबिलिटी 100%। ठीक है, 100%। इसको छापो और लिखो। अच्छा, पहले छापो फिर लिखो।
कर लिया होगा। देखो, SN1 reaction only take place, SN1 reaction only takes place when at least one carbocation is more stable. Is more stable. ब्रैकेट में लिखो टर्शरी, टर्शरी और बेंजाइलिक, टर्शरी और बेंजाइलिक। देखो, अगर टर्शरी कार्बोकेटायन बन रहा है या बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बन रहा है किसी भी साइड, तो तुम कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कराओगे? SN1। अगर उससे कम स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है तो तुम कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कराओगे? अरे बोल, SN2। लेकिन अगर टर्शरी बेंजाइलिक से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है तब कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कराएंगे? तब तो ऑब्वियस ही बात है कि SN1 कराएंगे। ठीक है, अगर कार्बोकेटायन स्टेबल है, कितना स्टेबल, टर्शरी या बेंजाइलिक जितना स्टेबल हो, तो फिर SN1 कराएंगे। और अगर उतना नहीं हो रहा है तो फिर हम SN2 कराएंगे। ठीक है, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे और ईथर इतना ही है, बस ये क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बढ़िया से प्रिपेयर करके रखना। राइट द मेजर प्रोडक्ट व्हेन फॉलोइंग when following ethers are treated with 1 mole HI, 1 mole HI, 1 mole HI से जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा ये बताना। ठीक है, जल्दी करो।
मैं तुम लोग की थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, एक क्वेश्चन कर देता हूँ। पहला वाला देखो ध्यान से। यहाँ पर एच आई का अटैक होगा, पहले H प्लस का अटैक होगा, यहाँ पे H प्लस जुड़ जाएगा, दिख रहा है ना। अब एक बात बता, क्या कोई कार्बोकेटाइन इसमें स्टेबल है या नहीं है? अबे है कि नहीं है? तो I माइनस का अटैक SN1 से कराओगे कि SN2 से कराओगे? SN2 से। तो I माइनस कहाँ अटैक करेगा, इधर वाले CH3 पे या उधर वाले CH3 पे? कहीं भी कराओ तो क्या बनेगा, CH3OH और CH3I। अरे पर ये तो सिमेट्रिकल था यार। खैर चलो मैं दूसरा वाला भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये बनेगा, ये बताओ क्या कोई कार्बोकेटाइन स्टेबल है या नहीं है? अबे है या नहीं? तो SN1 से कराओगे कि SN2 से? SN2 से कराना ही पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा जगह ऐसा लग रहा है कि कम लिख रखा है। तो SN2 से ही कराना पड़ेगा। तो ये बताओ I माइनस का अटैक CH3 पे कराना आसान है या CH2 पे कराना आसान है? अरे बोलो, CH3 पे। तो CH3 पे कराएंगे और इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे इधर, तो यहाँ क्या बनेगा, CH3I, और इधर क्या बनेगा, CH3CH2OH, ठीक है। अब कुछ लोग बैठ के हमेशा याद करते हैं कि जब भी CH3 प्रेजेंट होगा तो CH3I बनेगा। बकवास करो, बाकी सब करो, ठीक है। जल्दी आगे बे।
कर लिया? कितने लोग सारे क्वेश्चन कर लिए? बड़ा जल्दी कर लिया है तो, मुझे लगा टाइम लगेगा। खैर, यहाँ देखते हैं हम। थोड़ा इसको मुझे लगता है कि हल्का सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि जगह की कमी है। H प्लस का अटैक कराओ, ये तो बहुत कॉमन है, सब में यही करना पड़ेगा। I माइनस का फिर अटैक कराना पड़ेगा। ये बताओ कार्बोकेटाइन स्टेबल है या नहीं है? अबे कार्बोकेटाइन स्टेबल है कि नहीं है? नहीं है। SN1 कराओगे, SN2, SN2, और यहाँ पे किस पे अटैक कराएंगे? CH3 पे। तो इधर क्या बनेगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और CH3I बनेगा। ठीक है। अच्छा मैं तुम्हें बताऊं, अगर यहीं पे तुमने गलती से SN1 चूज कर लिया होता तो जो प्रोडक्ट बनता वो जस्ट क्या बनता बे? उल्टा। ठीक है, तो पहले SN1 SN2 पता करना जरूरी है, बाद में प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ पे H जोड़ेंगे। जल्दी से बताओ SN1 होगा कि SN2? अरे बोलो, SN2। और I माइनस का अटैक कहाँ कराएंगे? CH2 पे या CH पे? जहाँ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो यहाँ बनेगा CH3 CH2I, और ये वाला अल्कोहल तो है। ठीक है, इसमें देखो SN1 कराओगे कि SN2 पे? हाँ, SN1 तो बॉन्ड को पहले ही तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ बनेगा CH3OH, और यहाँ पर I जुड़ेगा। देख रहा? अब यही SN2 अगर तुमने चूज कर लिया होता तो जो प्रोडक्ट बनता वो जस्ट क्या बनता बे? उल्टा। ये पूरा कितने लोग सही से कर पाए थे अपने मन से? सब लोग ना बे, ये तो आसान सा था। यहाँ देखते हैं। अरे यार, अगला ही पेज ऐड करना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं, प्लस कराएंगे। SN1 कराना चाहते हो कि SN2 पे? कितने लोगों को लगता है SN1 कराना चाहिए, और कितने लोगों को लगता है SN2 कराना चाहिए? ठीक है, तो मैं तुम्हें बताऊं, यहाँ पर SN2 होगा, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन दोनों जगह बन रहे हैं वो स्टेबल नहीं बन रहे हैं। अब अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि नहीं सर, एक कार्बोकेटाइन है जो रीअरेंज होने के बाद स्टेबल बन जा रहा है, तो मैं तुम्हें बता दूं उस पर्टिकुलर स्टेप में टर्शरी कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा। उस पर्टिकुलर स्टेप में कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है? प्राइमरी ही बन रहा है। और क्योंकि I माइनस एक बहुत स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, ये प्राइमरी वाला कार्बोकेटाइन बनने से पहले ही अटैक कर देता है। ठीक है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है? कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन वाला या रीअरेंजमेंट वाला? कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन वाला। तो फॉर्मेशन ही लेट से होगा, इसलिए I माइनस इससे पहले कि ये कार्बोकेटाइन बनाए, ये I माइनस कहाँ अटैक कर देगा? CH3 पर अटैक कर देगा, और SN2 से ये मैकेनिज्म फॉलो होगी। रीअरेंजमेंट से पहले अगर टर्शरी और बेंजाइलिक बन रहा है, सिर्फ तभी SN1 कराएंगे, उससे पहले SN1 नहीं कराएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इसीलिए वो क्वेश्चन दिया था। ये कितने लोग सही सही सोचे थे? कोई बात, कोई बात, पढ़ा रहे हैं। ये वाला किए हो? SN1 की SN2? SN1 ना। अब SN1 करेंगे तो किधर वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, CH3 वाला या प्लेन वाला? CH3 वाला ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसी जगह पे क्या जोड़ोगे? I जोड़े। देख रहा है? वही बना दिया। और इसमें अगर जोड़ेंगे तो प्लेन वाले में कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा या CHO वाले के पास में? प्लेन वाले में। तो बॉन्ड को यहाँ से तोड़ेंगे और I यहाँ जोड़ेंगे। देख रहा? ये दोनों कितने लोग सही से किए हो सुबह? यहाँ देखो,
SN1 कराओगे कि SN2 पे? SN2 ही कराएं, कोई कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है। आवाज तो क्या हो गया यार? I माइनस का कहाँ अटैक कराओगे, बेंजीन रिंग पे या CH3 पे? CH3 पे कराएंगे और इसीलिए CH3 I बनेगा और इधर फिनॉल बनेगा, देख रहा? हाँ फिनॉल। यही आ रहा, यहाँ भी यही करेंगे। SN1 कराओगे कि SN2? SN1 कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, प्राइमरी वाला कि टर्शरी वाला? हाँ, अरे प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल होता है कि टर्शरी पे? ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा तुम्हें कि यहाँ पे क्या दिक्कत है। यहाँ पर यहाँ ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, दिख रहा है? इसमें भी SN1 कराओगे कि SN2 पे? यहाँ SN1 कराएंगे, कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है? ये वाला। तो इधर फिनॉल बन जाएगा। PHOH, और इस साइड क्या बनेगा? टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, दिख रहा? अरे समझ में आ रहा है ना? ये पूरा कितने लोग सही से बना पाए थे? वो ऊपर वाला छोड़ के कितने लोग पूरा सही से बना पाए थे? पहुंचे ही नहीं थे। ये समझ में आ रहा है ना सबको? देखो लास्ट वाले में ना, वैसे तो लास्ट वाले में यही प्रोडक्ट बनता है, पर एक और प्रोडक्ट है जो बनता है और उसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है। यहाँ पर एक ये प्रोडक्ट बनता है, पता नहीं कैसे ये बन जाता। ये भी एक प्रोडक्ट बनता है, हालांकि ये प्रोडक्ट मेजर नहीं है, थोड़ा सा माइनर होता है, वो इससे थोड़ा सा ही कम बनता है, लेकिन ये भी बनता है। तो ये क्या है, ये कहाँ से बन गया, ये कैसे बन गया भाई, कोई बताएगा? बात बताओ, यहाँ पे रिएक्शन SN1 हो रही है SN2 पे? SN1 हो रही है, ठीक है, तो कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा? ये। और साथ में बनता है फिनॉल, देख रहा है? अब फिनॉल में तुम्हें पता है कि OH ग्रुप बहुत स्ट्रांग एक्टिवेटिंग होता है, जिसकी वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बनता है। और ये जो कार्बोकेटाइन है, इसके पास अब दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक तो I माइनस से अटैक करवाए, और या फिर ये फिनॉल के पैरा पोजीशन से अटैक करा, ठीक है? तो ये क्या चूज करता है? दोनों। तो जब I माइनस से अटैक करेगा तो वो I बन जाएगा, आयोडाइड बन जाएगा, और जब यहाँ पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा तो ये बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, और इसीलिए ये भी बनता है और काफ़ी सफिशिएंट अमाउंट में बनता है। तो कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन शायद आया हुआ है, पता नहीं एग्जैक्टली नीट में है कि जेई में, पर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कि मोस्ट प्रोबेबली ये नीट में तो नहीं आ सकता, पर हाँ एग्जाम में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि इसका HI के साथ रिएक्शन कराए और प्रोडक्ट में ये दोनों के साथ साथ ये भी दिया हो, और पूछे कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, और तो ऑल ऑफ दीज टिक करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि वो भी बनता है, और बहुत कम अमाउंट में नहीं बनता है, सफिशिएंटली लार्ज अमाउंट में बनता है। मेजर प्रोडक्ट हालांकि नहीं होता है, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा बनता है, ठीक? अब मान ले कि एक 51% बन रहा है, एक 49% बन रहा है, तो मेजर तो किसको बोलेंगे? 51 वाले को ही बोलेंगे, पर माइनर वाला भी बहुत कम नहीं है, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको भी बनाना पड़े, ठीक है? ठीक है, ईथर में बस इतना ही है। अ, अगली, अरे छोड़ नहीं रहे,